प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में जाना था। वहाँ पर एक भाई के डाउट थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में जब हम लोग बात करें तो लास्ट में कुछ एग्जांपल देखे थे, वीडियो के लास्ट पार्ट में उन्हें समझ नहीं आया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पॉइंट को बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर आज की वीडियो का जो हमारा मेन फोकस होगा वो क्या होगा, एडिशन पॉलीमर। प्रीवियस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस था वो एडिशन पॉलीमर भी था, और आज भी हमारा जो मेन फोकस होगा एडिशन पॉलीमर पर भी होगा। हम लोगों ने ये देखा था कि एडिशन पॉलीमर्स को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। क्या देखा था कि एडिशन पॉलीमर्स को चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये सीखा था कि एडिशन पॉलीमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स में। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना और इसके एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझना। तो चलिए सर इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं सर। तो एडिशन पॉलीमर्स को मैंने क्या कहा कि एडिशन पॉलीमर्स को फर्दर क्या किया गया है, फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। क्योंकि समझ कुछ नहीं है यहाँ पर, मैंने तो बहुत प्यारी बात क्या लिखी, टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। ये क्या मतलब है कि मैंने बताया कि एडिशन पॉलीमर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, कि किस टाइप की मोनोमर्स को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। क्या सेम टाइप ऑफ मोनोमर को इस्तेमाल किया या डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर को इस्तेमाल किया है। तो हमने कहा कि इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया सर। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, पहला पार्ट देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, होमोपॉलीमर्स। क्या है देखो, पहले बात किया गया ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। अगर हमारे पास क्या होगा, पहला क्या है पर हमारे पास जो एडिशन पॉलीमर वो क्या है हमारे पास, होमोपॉलीमर। क्या होता है, होमोपॉलीमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये होमोपॉलीमर्स क्या होता है, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास क्या है, कोपॉलीमर। या कोपॉलीमर को ही जैसा मैंने बताया था कि कोपॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स। क्या कहते हैं सर, हेट्रोपॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर बात समझ में नहीं आता ये होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होते क्या, ठीक है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को ही दूर करते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग समझते हैं कि होमो का मतलब क्या होता है, नहीं पता तो सर जान लो। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो जब मैंने कहा कि देखो होमोपॉलीमर, पॉलीमर देखो क्या है कि मोनोमर से मतलब मोनोमर से एक मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशंस होना, हम लोग क्या कहते हैं उसे पॉलीमर्स कहते हैं। हमने कहा कि उसी तरीके से पॉलीमराइजेशंस क्या होती है, मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो पॉलीमराइजेशंस कहलाती है। हमने कि यहाँ पर होमोपॉलीमर किसे कहेंगे या होमोपॉलीमराइजेशंस किसे कहेंगे, तो होमोपॉलीमर तब कहेंगे सर जब हमारे पास क्या होगा, सेम टाइप ऑफ मोनोमर होगा। क्या होगा, सेम टाइप ऑफ मोनोमर होगा। यहाँ पर हमने कहा कि अगर आपने पॉलीमराइजेशंस करा, आपने एक ही टाइप के मोनोमर इस्तेमाल करे तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता तो कह दो कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर होंगे, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर होगा। सिंगल टाइप ऑफ अगर मोनोमर होगा तो सर इसे क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, इसे होमोपॉलीमर। या फिर ऐसे भी समझ में नहीं आता, कहोगे भैया अगर सिंगल टाइप समझ नहीं आता है, सेम टाइप नहीं समझ में आता तो कह दो ना यार वन टाइप ऑफ मोनोमर होंगे। वन टाइप ऑफ अगर मोनोमर होंगे मतलब एक ही प्रकार का हमारे पास क्या होगा, अगर मोनोमर होगा, क्या होगा, मोनोमर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। होमो का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर अगर हम लोग लेते हैं और उसका पॉलीमराइजेशंस कराते हैं, उसी इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। अब यहाँ समझते हैं कोपॉलीमर। तो अगर यहाँ पर सेम टाइप है तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो कोपॉलीमर में सर यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इस्तेमाल करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। यहाँ पर एक टाइप ऑफ मोनोमर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एक टाइप ऑफ मोनोमर इस्तेमाल करते हैं, एक ही प्रकार के मोनोमर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, मोर देन वन
टाइप ऑफ मोनोमर इस्तेमाल करते हैं। पहले एक बार सुन लो सर, सब कुछ समझ में आएगा। देखो आपकी लैंग्वेज है, आपको जो पसंद है वो बोलना। यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर सेम टाइप ऑफ मोनोमर इस्तेमाल होता है होमो। होमो का मतलब पहले जानो। देखो डेफिनेशन से यार ऐसे ही याद हो जाएंगी, इसको रट्टाफिकेशन से लगाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको वर्ड को समझो। देखो होमो पॉलीमर, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो सेम टाइप ऑफ अगर मोनोमर इस्तेमाल करते हैं तो सेम टाइप ऑफ मोनोमर के इस्तेमाल से जो पॉलीमर बनता है उसे होमो पॉलीमर कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर के यूज से जो पॉलीमर बनता है उसे कोपॉलीमर कहते हैं। ये बात समझ में आती है? क्योंकि समझ नहीं है हमने कि सुनो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर देखो आपके पास पॉलीमराइजेशन करा और यहाँ पर ए है, मेरे पास ये कोई मोनोमर ए है, फिर ए और ए आपस में कंबाइन हुए, ऐसे नंबर ऑफ ए है हमारे पास। यहाँ पर नंबर ऑफ मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, ये मोनोमर यूनिट है, ये ए। इनका क्या करा है हम लोगों ने? पॉलीमराइजेशन करा। यहाँ पर देख रहे हो केवल ए और ए ही है, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था। इन सब का क्या हुआ सर? इन सब का हुआ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होगा, क्या बना? ए बना, दोनों टाइप वैलेंसी, दोनों साइड क्या हुआ? वैलेंसी फ्री करके दिखाया और यहाँ पर एन लगा दिया। एन क्या बता रहा है कि ये जो ए है ये नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ए थे सेम टाइप ऑफ मोनोमर है, क्या है? सेम टाइप ऑफ मोनोमर। सेम टाइप ऑफ मोनोमर है कि नहीं? ऑब्वियसली है यार। या फिर यूँ कह सकते हो, देखो यहाँ पर क्या बना था, देखो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, ए ए ए, हर जगह ए ही ए था, मतलब सेम चीज़ रिपीट कर रही थी बार बार, तो इसीलिए बोलते हो होमोपॉलीमर। अब ये हेट्रोपॉलीमर क्या, यहाँ समझो। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होगा? जो मोनोमर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, मतलब एक ए था तो दूसरा बी था, फिर यहाँ पे फिर ए था फिर बी था, ऐसे में बस ए और बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, मतलब कि यहाँ पर ए और बी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे के लिए हम लोगों ने एन लगा दिया। अब यहाँ पर एन लगा दिया तो ये सब आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद एक पॉलीमर की फॉर्मेशंस करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन लिख दें। और यहाँ ए और बी आपस में कंबाइन करके वाया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करेंगे, इस तरीके दोनों साइड वैलेंसी फ्री करा के दिखा दो। और यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में क्या लिख दो? एन। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये ए और बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ऐसे कंटिन्यूसली ये क्या करते हैं, इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या था, दो ही टाइप के मेरे पास मोनोमर थे। यहाँ देखो ना, दो टाइप के मोनोमर थे कि नहीं थे? आप वैसे आप सी दो तीन टाइप के ले सकते थे, ए फिर बी फिर सी। तो हमने कि ये जब हम लोग क्या करते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, देखो ये एक अलग मोनोमर था, ये पहला मोनोमर, ये सेकंड मोनोमर, फिर से पहला वही मोनोमर रिपीट हो गया, फिर से ये दूसरा मोनोमर। तो मतलब कि जब हमारे पास क्या था, दो टाइप के, यहाँ पर देखो मोनोमर हो सकता है तीन टाइप के मोनोमर इस्तेमाल हो जाए। अगर जब हमारे पास होता है मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर इस्तेमाल हो जाते हैं, और उनका क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन करने के बाद, पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो पॉलीमर बनता है, जो पॉलीमर बनता है, उस पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? कोपॉलीमर। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है सर? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या मोनोमर आपस में कंबाइन करें, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करो, कंबाइन करने के बाद एक पॉलीमर की फॉर्मेशंस करते हैं, उस पॉलीमर को हम लोग कोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको दिमाग में बातें बैठ गई होगी कि होमोपॉलीमर क्या होते हैं, कोपॉलीमर क्या होते हैं। हो सकता है आप बोर्ड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे पूछेंगे कि बता होमोपॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, तो भाई बहुत आसान है ना। हमने कहा कि जब होमोपॉलीमर क्या होता है कि मतलब एक टाइप ऑफ मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होता है तो होमोपॉलीमर बनता है। और हमने कहा कि जो हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन होगा, अगर यहाँ पर होमोपॉलीमराइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ होमोपॉलीमर्स आर नोन एज व्हाट? होमोपॉलीमराइजेशंस। तो जब हमने कहा कि भैया जो हमारे पास मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोमर का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग क्या बनाते हैं, जिस पॉलीमर का बनाते हैं उस पॉलीमर की जो प्रोसेस होती है, उस पॉलीमर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? होमोपॉलीमराइजेशंस कहते हैं। ठीक है सर, पहले तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखो डेफिनेशंस पार्ट को मैं आपको डेफिनेटली सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, पहले समझने पे मेन फोकस करते हैं। डेफिनेशन तो आप बना लोगे, पहले देखो यहाँ सब एग्जांपल को समझो। डेफिनेशंस में सेपरेट वीडियो ले लूँगा, वहाँ पर मैं सारी डेफिनेशन कवर कर दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले समझते हैं। यहाँ पर देखो आपने समझ लिया कि क्या था, ये तो होमोपॉलीमर था। आप एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रहे थे सर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स को जो हमारा मेन मुद्दा था वो क्या था, समझते हैं उसको। पहले यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है सर।
तो यहाँ समझते हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बातें सीखी थी। मैंने आपको ये बताया था कि सर आपको ये चीज़ नाम ना आपको याद होने चाहिए। कौन से नाम? हमने कहा था एक नाम मैंने आपको बताया था, आईयूपैक नेम बताया था आपको, एक आईयूपैक नेम बताया था सर। वो क्या था? हमने बताया था ब्यूट 1,3 डाइईन, ये मैंने बताया था। मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1,3 पहले लिख दो, नंबर्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर हाइफन, ब्यूट मतलब 1,3 ब्यूटा डाइईन। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा था कि इस कंपाउंड्स का आपको क्या पता होना चाहिए, इस कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ब्यूट का मतलब कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन पहले लाइन से लगा दो, 1 2 3 फिर 4। यहाँ पर देखो पहले और तीसरे कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है। देखो इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो कहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना? पहले पोजीशंस पर और तीसरे पोजीशंस पर। तो यहाँ से नंबरिंग कर दो यार, 1 2 3 एंड 4। देखो 1 पे लगाना, तो 1 पे लगाओगे तो यहाँ पर 1, 3 पे लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 पे, फिर 2 पे नहीं लगाना, फिर 3 पे लगाना, तो यहाँ पर 3 पे। तो ये हो गई मेरे पास क्या होगा? ब्यूट 1,3 डाइईन। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई नहीं कर रखा, तो आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर अगर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हमें ये नहीं पता कि कार्बन की अदर वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई करे, तो आपको तो पता ही होगा हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो 2 वैलेंसी मेरे पास कार्बन की बनी हुई है, बाकी अदर वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई करेगी? हाइड्रोजन के थ्रू। तो यहाँ पर 2 बना है, तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा? CH, फिर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर C, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2। ये क्या है हमारे पास? ये है ब्यूट 1,3 डाइईन या 1,3 ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर्स। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो सर। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक। तो यहाँ पर देखो उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर देखो जो आपके पास देखो ये दूसरे नंबर वाला कार्बन, तीसरे वाले नंबर ऑफ कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, देखो ना ध्यान से देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। हमने कि दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दो। हटाने के बाद आपको क्या काम करना? कुछ नाम याद करना। देखो ऐसे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, नहीं तो सर भूल जाओगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1,3 ब्यूटाडाइईन और दूसरा ब्यूट 1,3 डाइईन का स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखोगे खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाना है और इसको हटाने के बाद यहाँ पर क्लोरीन लगा देना है। अब यहाँ पर देखो जो पहला मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो यहाँ पर क्या है, इसको कुछ भी नाम देते हैं, चलो। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है? अगर इस हाइड्रोजन को आप इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, दोनों में से किसी को हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने कि यहाँ पर क्या करना, अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो CH2 फिर डबल बॉन्ड, क्या इस्तेमाल करना? डबल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दें। देखो यहाँ पर C था और यहाँ पर क्या लगा दिया सर? तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। क्या लगा दिया? Cl मतलब क्लोरीन अटैच कर दिया। अब क्लोरीन अटैच करने से मेरा फ़ायदा क्या हो गया बता दो? यहाँ पर देखो फ़ायदा तो कुछ अभी दिख नहीं रहा आपको, अभी दिखेगा आपको क्योंकि पेपर में आएगा। पेपर में आ गया तो सर अच्छी बात है, फिर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं नहीं। तो यहाँ पर देखो ये पहले बने, ये जो बना है पहले तो इसका आईयूपैक नेम बताओ। तो नंबरिंग इधर से करो, इधर से ना, क्योंकि साइड चेन इधर से पास पड़ रही है। तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। 2 पर क्या छूट गया? 2 पर क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो। ठीक है, ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक, ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। सिमिलरली इसका नाम सर पता होना चाहिए आपको। इसको हम लोग ये तो बोलते हैं, इसका ये तो आईयूपैक नेम है सर, ये तो आईयूपैक नेम है। ठीक है, इन शॉर्ट में देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास? आईयूपैक नेम है। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ आपसे कि इसका ना दूसरा नाम बड़ा फेमस है सर, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका दूसरा नाम क्या? इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं? CHLORO, क्लोरो, फिर यहाँ आ जाएगा प्रीन। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं क्लोरोप्रीन। यहाँ तक समझ में आ रही बात है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरोप्रीन। कब किसको बोलेंगे? अगर आपने ब्यूट 1,3 डाइईन में
जो यहाँ पर सेकंड पोजीशंस वाला था 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर सेकंड पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन था इसको हटा देते हो सर, यहाँ पर अगर आप क्लोरीन अटैच कर दो दूसरी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर अगर आप क्लोरीन अटैच करते हो तो बनने वाले स्पीसीज का नाम क्या होगा सर? क्लोरोप्रीन होगा। क्लोरोप्रीन क्या है सर? इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है। क्या है सर? ये एक कॉमन नेम है, ये आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद जो सेकंड मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सेकंड आपके पास क्या है ना, सेकंड मैंने आपको ये बताया कि इसके बाद क्या करना था कि अगर आप Cl को हटा दे, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाते हो, CH3 अटैच करते हो, मतलब जहाँ पर Cl था वहाँ CH3 अब आ जाएगा, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3, फिर 9 यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड्स को क्या नाम दोगे बता दो, इस कंपाउंड्स को क्या नाम दोगे, बताना चाहोगे? तो इस कंपाउंड्स का नाम तो भैया आईपैक नेम तो बता ले जाओगे। आईपैक नेम तो भैया बच्चों को पता होता है, तो आपको भी पता ही होगा। तो इसका नाम क्या होगा? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। यहाँ पर देखो इसको क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं ना, तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर 2 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्यूट 1,3 डाइईन हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। अब मज़े की बात क्या है कि ये जो स्पीसीज़ आपके पास जो ये कंपाउंड्स है, इसका दूसरा नाम क्या है सर? इसका जो नाम है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सर, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो पार्ट आइसोप्रीन वाला पार्ट है ना सर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लस कन्फ्यूजिंग है। इम्पॉर्टेंट प्लस कन्फ्यूजिंग है, और जो इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग हो पेपर में चांसेस उसी के रहते हैं कि वही आएंगे। तो सर यहाँ पर ध्यान से सुनना, हमने कि ये जो आइसोप्रीन होता है ना, आइसोप्रीन भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अब ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपको मुझे तो नहीं पता, ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इसको ज़्यादा डीप में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ करेगा आपको, ठीक है, इतनी ज़रूरत है नहीं। बस इतना दिमाग में रखना, ये आइसोमर जो होगा, आइसोप्रीन जो होगा, ये 2 पार्ट में हमने कहा कि इसके 2 मेरे पास फॉर्म होंगे। एक सिस आइसोमर होगा, एक होगा ट्रांस आइसोमर, ठीक है, ट्रांस। हमने कहा कि अगर ये सिस होगा, ये आइसोप्रीन 2 फॉर्म में मेरे पास होगा, 2 आइसोमर होंगे इसके, एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे। तो यहाँ पर अगर आइसोप्रीन मेरा सिस होगा तो क्या होगा, अगर ट्रांस होगा तो क्या होगा। बहुत कुछ खास नहीं इसमें, खास इस बात का भी समझाते हैं। पहले देखते हैं कि ज़्यादा बकने से कोई फ़ायदा नहीं, जितना आप देखोगे तो उतना ही समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सुनो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी बातें। इसके बाद मैं आपको क्या समझाऊँ, इसके बाद समझाने वाली बात ये है कि सर यहाँ पर हमें क्या कराना पड़ता है, पॉलीमराइजेशन करानी पड़ती है। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कराएंगे, किसका सर कराएंगे, ऑब्वियसली यार इसी का कराएंगे। अब यहाँ पर कराते हैं पॉलीमराइजेशंस कराएंगे, बट पॉलीमराइजेशन कराना तो ठीक है, पॉलीमराइजेशन कराना तो ठीक है, बट यहाँ समझ नहीं आता कि पॉलीमराइजेशन कराएंगे कैसे, बॉन्ड कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर बच्चों समझ नहीं आता है। सुनो, हमने कहा कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड हो, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, तो क्या करना है सर, आपको डबल बॉन्ड को ना इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। देखो यहाँ पर CH2 लिखा गया है, डबल बॉन्ड लिखा गया है, C लिखा गया है, यहाँ Cl है, फिर यहाँ पर CH लिखा गया, डबल बॉन्ड, फिर CH2 लिखा गया। मैंने कहा कि सर आपको डबल बॉन्ड पे फोकस करना है। डबल बॉन्ड में भैया एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, दोनों बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, एक बॉन्ड ब्रेक करना है। और मैंने पिछले लेक्चर से बताया था, एक बॉन्ड के ब्रेक करने से 2 वैलेंसी फ्री होती है। मैंने कहा कि एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे 2 वैलेंसी फ्री होती है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझो कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला जाएगा यहाँ पर, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूट गया, चलो मैं तोड़कर यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा, एक ही तोड़ रहे हैं सर, दो बॉन्ड है यहाँ पर। तो जब इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा। सिमिलरली एक बॉन्ड तो बना ही रहेगा, ठीक, सी है। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ऑब्वियसली आएगा, Cl को मैं नीचे कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने कि अब क्या हुआ कि यहाँ पर C आया, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा CH2, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब मैंने कहा कि ये जो है ना, ये आपस में जो ये वाले बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या होगा देखो, ये वाले तो फ्री रह जाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, देखो यहाँ पर तो Cl रहता है, ठीक, ये तो कार्बन है, ठीक, ये Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ पर CH2, ये जो सिंगल बॉन्ड वाला रहता है, इस तरीके से इसकी वैलेंसी फ्री रहती है। जब कभी भी ऐसे वैलेंसी फ्री रहती है ना, इसका मतलब यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। हमने कि यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ भी ऐसे करोगे CH2, फिर यहाँ भी ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी इस तरीके से फ्री रहेगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो दोनों बॉन्ड थे, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड, इसमें से ये बने वाले बॉन्ड, यहाँ पर बीच में क्या जाते हैं, ये वाले बॉन्ड यहाँ पर आते हैं। मतलब कि जो डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड यहाँ से, मतलब दोनों बॉन्ड टूटे, दो वैलेंसी फ्री हुई, आधी वैलेंसी यहाँ पर इधर आ गया, आधी वैलेंसी इधर आ गया, तो यहाँ पर पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई कार्बन की, और हाफ इधर चला गया। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, तो इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है ऐसा होगा। मतलब कि आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास कभी भी ना ये वाला पार्ट है, जब मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब मतलब ब्यूट 1,3 डाइन आ जाए, तो ब्यूट 1,3 डाइन जब भी आएगा, मतलब कभी भी आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पर करना क्या है ना सर, आपके पास करना क्या है, ये जो बॉन्ड होंगे ना, इसको यहाँ पर काउंट कर दो। ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये वाला और ये, इसके यहाँ से एक बॉन्ड को हटा दोगे दोनों साइड से, बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना। बीच में कैसे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी लगा दूँ, चलो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, फिर C, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या कर देना है C, फिर यहाँ पर क्या कर देना सर CH2, ठीक है। और दोनों ही साइड वैलेंसी इस तरीके से फ्री कर देनी है, समझ में आया। जो यहाँ पर वाली बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ समझना स्टार्ट करो, तो समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ जो मैंने बताया, आप कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पर क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फोकस कहाँ करना है सर, यहाँ पर, ठीक है, फोकस यहाँ पर करना है। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ CH2 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, Cl यहाँ लगा देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, चलो यार कलर चेंज कर देता हूँ। तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CH, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों ही साइड वैलेंसी फ्री करके दिखानी है। एक वैलेंसी इधर फ्री करके दिखाओगे, एक वैलेंसी इधर फ्री करके दिखाओगे। अब लास्ट में क्या करना है, जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, या फिर ऐसे राउंड ब्रैकेट लगाकर सबस्क्रिप्ट में क्या लिख सकते हो सर, n लिख सकते हो। ये जो था मेरे पास, ये था मेरे पास क्या, ये जो बनने वाला चीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलेंगे, नियोप्रीन बोलेंगे, दिमाग में रखे रहना सर। क्लोरोप्रीन जब रहेगा, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है। ये नियोप्रीन क्या है सर, ये एक सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक, या फिर यूँ कहते हैं मैन मेड, मतलब कि हमारे इंसानों द्वारा निर्मित किया गया एक रबर है, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। अभी और भी चीज़ें क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर ये समझ में आया कि इसको नियोप्रीन कहेंगे, सिंथेटिक रबर। ये पॉलीमर है सर, ये पॉलीमर है, समझ में आया। यहाँ पर आपने एक मज़े की बात क्या देखी कि जब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हुआ, जब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हुआ, तो यहाँ पर क्लोरोप्रीन एक नहीं था, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन थे। तो यहाँ पर जब n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन्स आपस में कंबाइन हुए और एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करे, और यहाँ पर क्लोरोप्रीन एक ही टाइप के क्लोरोप्रीन थे, एक यहाँ था, फिर ऐसे नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन इस तरीके से कंबाइन हुए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो A वाला था, A था मेरे पास, A बार बार इस तरीके से रिपीट हुआ, पहले A था, फिर A, फिर A, फिर ये आपस में कंबाइन होते हैं इस तरीके से वैलेंसी फ्री हो जाती हैं। जब सेम टाइप ऑफ हमारे पास मोनोमर बार बार रिपीट हो और बार बार
रिपीट होने के बाद एक मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशंस करें, इस टाइप ऑफ पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। तो भाई यहाँ पर बार बार ही देखो ये पार्ट रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बार है, ये बार बार रिपीट हुआ है। हमने तो दो टाइप के यहाँ मोनोमर तो है नहीं, एक ही टाइप का तो मोनोमर हो भी, नाम क्या है, क्लोरोप्रीन या 2-chloro-bute-1,3-डाइन। तो ये जो पॉलीमर है ना सर, ये जो पॉलीमर है ये एक एडिशंस पॉलीमर है, ये एक एडिशंस पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निकला नहीं है, मतलब कुछ रिलीज नहीं हुआ। अभी समझ में आएगा ये एडिशन पॉलीमर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बात करें एडिशन पॉलीमर की, और एडिशन पॉलीमर में भी कौन सा टाइप का पॉलीमर, तो कहोगे सर होमो पॉलीमर है। क्या है, होमो पॉलीमर है। ये बात समझ में, होमो पॉलीमर क्यों, कि सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होके एक लार्ज यूनिट्स की फॉर्मेशंस कर रहा है, जिसको हम लोग नियोप्रीन कह रहे हैं, वो एक एडिशंस पॉलीमर है एज वेल एज क्या, होमो पॉलीमर है। ठीक है, समझ में आई। सिमिलरली यहाँ भी करना है, यहाँ क्या करना है, सुनो, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, मैंने कहा कि यहाँ पर ये बॉन्ड है ना, ये वाले और ये वाले, इस वाले बॉन्ड को ना यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया। तो यहाँ पर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर लिखना है CH3, यहाँ पर लगाना है सर डबल बॉन्ड, ठीक है, याद रहेगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर लिखना है CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2। दोनों ही साइड वैलेंसी फ्री करनी है सर, दोनों ही साइड वैलेंसी फ्री करनी है। और यहाँ पर लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और राउंड ब्रैकेट लगाना है, राउंड ब्रैकेट लगा लो। नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, n, क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक आइसोप्रीन नहीं लिया है सर, नंबर ऑफ आइसोप्रीन लिया, नंबर ऑफ, ये आपस में कंबाइन हुए, क्या बना लिए, एक लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस के लिए ये बना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, ये जो बना है ना सर, ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं सिस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सुनो, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, सिस आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन, समझ में आ रहा, सिस क्या बोलेंगे, सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस पॉली, देखो ये आइसोप्रीन था तो जाहिर सी बात इसका नाम क्या होगा, पॉली आइसोप्रीन। तो सिस पॉली आइसोप्रीन। अब यहाँ मजे की बात सुनना, अभी समझ में क्या आ गया, इस सिस विस का क्या मांझला है, सिस पॉली आइसोप्रीन। हमने कहा कि जब सिस आइसो मतलब सिस पॉली आइसोप्रीन होता है, यहाँ देखो आइसोप्रीन था, अब यहाँ पर एक बार आइसोप्रीन के साथ सिस इस्तेमाल करना है, एक बार आइसोप्रीन के साथ ट्रांस। अगर सिस आइसोप्रीन है तो उससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा सिस पॉली आइसोप्रीन, कि जो पॉलीमर बनता है उसके नाम में क्या लग जाता है, पॉली। तो यहाँ पर देखो मैंने जो इस्तेमाल कर रहा अभी, यहाँ पर मैं आपको एक अलग पेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर अभी लिख लो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये जो बना है इसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं सर, ऐसे पॉलीमर्स जो होते हैं क्या करा जाए, प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन करे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन्स क्या है इसको समझो। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले कन्फ्यूजन्स पार्ट को सबसे पहले कवर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर कन्फ्यूजन्स रह गया ना सर दिक्कत आ जाएगी पेपर में, ठीक है, समझो। यहाँ पर मैंने क्या कहा, देखो हमने कहा कि ये आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन तो समझ में आ गया। अब ये आइसोप्रीन में सिस और ट्रांस का क्या मतलब है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं सर, उसको देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया है ये सिस और ट्रांस का क्या मांझला होता है। हमने कहा कि ये जो आइसोप्रीन है उसके नाम क्या गया, ये तो सिस लगेगा, ठीक है सर, नाम क्या गया, ये तो सिस लगेगा, ठीक, नाम क्या गया, ये तो सिस लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। या तो इसी आइसोप्रीन के आगे क्या लगेगा, नाम के आगे क्या लगेगा सर, ट्रांस लगेगा, क्या लगेगा सर, ट्रांस लगेगा, ट्रांस आइसोप्रीन, समझ में आ गया, ट्रांस आइसोप्रीन। हमने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, हमने कहा कि इससे जो बनने वाला जो चीज़ होगा, तो जाहिर सी बात अगर ये ट्रांसिस आइसोप्रीन है, ये पता होना चाहिए मोनोमर है, ये मोनोमर है, ठीक है, ये भी मोनोमर है, ठीक, समझ में आ गया। अरे भैया यहाँ पर इधर जो पार्ट लिखे होते हैं इसको मोनोमर कहते हैं, और ये मोनोमर्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो ये पॉलीमर था। तो भाई अगर ये सिस आइसोप्रीन था, सब चीज़ वही रहेगा सर, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं आता ज़्यादा। बस यहाँ पर फ़र्क क्या आता है कि देखो सिस में क्या होता है ना, तो देखो सिस में क्या होता है कि अगर आपके पास कभी भी कोई चीज़ है, अगर यहाँ पर देखो मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पर क्या होता है कि इस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है,
अगर कोई ग्रुप यहाँ सेम साइड होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर ए और बी लिखा गया है और ए और बी दोनों सेम साइड होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस, और अपोजिट साइड तो होते हैं मतलब उसको बोलते हैं ट्रांस। अब ये क्या होता है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखा, वहाँ पर देख लेना सर, यहाँ पर वीडियोस, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी यार, इतना पेपर में पूछा ही गया अभी नहीं, आपको बस दिमाग में रखना है छोटा सा पॉइंट कि सर एक सिस वाला आइसोप्रीन है, एक ट्रांस आइसोप्रीन है। तो यहाँ सिस आइसोप्रीन और ट्रांस आइसोप्रीन में क्या है, ये दोनों ही मोनोमर है। हमने कहा कि इनसे जो पॉलीमर बनेगा, ऑब्वियसली यार पॉलीमर बनेगा, पॉलीमरेशंस होगा। हमने किससे क्या होगा, इनका पॉलीमराइजेशंस होगा, पॉलीमराइजेशंस होगा कि नहीं होगा। जो पॉलीमराइजेशंस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ सिस पॉली आइसोप्रीन बनेगा, सिस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, दिमाग में रहेगा सिस पॉली आइसोप्रीन। कलर चेंज करना सो दैट आपके दिमाग में रहे, सिस पॉली आइसोप्रीन। हमने कहा कि उसी तरीके से इसका भी पॉलीमराइजेशन होगा और इससे जो बनेगा वो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन बनेगा, आइसोप्रीन बनेगा। अब मजे की बात सुनना, सिस आइसोप्रीन दोनों में ही कुछ फ़र्क नहीं है सर। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाओगे ना, वो बड़े से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे सर, दिमाग में भी तो इतना नहीं बना के जाना है ना, सिंपली बस दिमाग में रखना, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, सब में दोनों में वही है। भी CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा, ठीक है, CH3 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH2, दोनों में ही सर वही है। ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर्स वहाँ लंबा चौड़ा बना के नहीं आपको वहाँ दिखाना है, कुछ भी ऐसा करना नहीं है। फ़र्क बस नाम के हैं सर, स्ट्रक्चर देखोगे अगर कायदे में बना के दोगे तब वो आपको बात की बात है दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो इतना काम कर रहे हैं ना, कंफ्यूज और हो जाओगे, तो इतना ही जितना बता रहा हूँ उतना काम कर लो। हमने कहा कि दिमाग में बस आपको नाम याद रखना है। हमने कहा कि देखो ट्रांस आइसोप्रीन है, ये सिस आइसोप्रीन है, दोनों में सब कुछ सेम है यार, ठीक है। ये आइसोमर है तो भैया मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, तो पता तो होगा ना। तो ये दोनों मॉलिकुलर फॉर्म सब चीज़ सेम है, स्ट्रक्चर थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, इसी वजह तो सिस और ट्रांस आया है। हमने कि देखो ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जो बना तो सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस आइसोप्रीन। हमने कि जो सिस पॉली आइसोप्रीन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं नेचुरल रबर कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं, ठीक। तो नेचुरल रबर जो है सर वो क्या है, पॉलीमर है, किसका, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है सर, तो ये है आइसोप्रीन का। कौन से आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन का। तो अगर कहे कि भैया नेचुरल रबर जो होता है किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो नेचुरल जो रबर होता है ऑब्टेन किया जाता है सिस आइसोप्रीन से, याद रहे सिस आइसोप्रीन। अब ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है ना, इससे जो बनता है ना उसको बोलते हैं गुट्टा पर्चा। गुटका पर्चा नहीं सर, गुट्टा पर्चा। क्या मैंने बोला, सुनो, इसको बोलते हैं गुट्टा पर्चा, गुट्टा पर्चा। ये क्या, तो गुट्टा पर्चा कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो ट्रांस आइसोप्रीन सिस से नेचुरल, सिस से नेचुरल, ट्रांस से क्या हो जाएगा, गुट्टा। तो देखो ना गुट्टा में क्या सर, यहाँ पर देखो ना कुछ ज़्यादा ही टीटी आ रहा है, तो गुट्टा पर्चा में जो है ट्रांस आइसोप्रीन, तो गुट्टा पर्चा जो होता है ट्रांस आइसोप्रीन से गुट्टा पर्चा बनता है। और नेचुरल रबर जो होते हैं, नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन से बनता है, वो भी सिस वाला, ठीक है। सिस आइसोप्रीन से नेचुरल रबर की फॉर्मेशंस होती है, और यहाँ पर ट्रांस आइसोप्रीन से गुट्टा पर्चा, ये क्या होता है, हमारे पास ये भी एक पॉलीमर होता है, वो फॉर्म होती है। अब यहाँ पर जो ये है, ये जो एक नेचुरल रबर है, और ये जो है ना गुट्टा पर्चा, ये एक सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक मतलब समझते हो ना, मैन मेड, हमारे इंसानों द्वारा प्रिपेयर किया गया रबर, सिंथेटिक रबर। तो यहाँ तक आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, अभी मैं क्या बता रहा था आपसे कि 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन। अरे भैया इसी तो नाम है, इसी सिस आइसोप्रीन को मैं ऐसे भी तो लिख दूँ, गलत तो नहीं कुछ किया ना। अरे भैया वही तो है, 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन। ये तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था भैया, पेपर में आएगा तो कंफ्यूज मत हो ना, इसी सिस आइसोप्रीन बोले, ट्रांस आइसोप्रीन बोले, उसका आईपैक नेम नहीं बदल रहा है। तो कई बार हो सकता है ना ऐसे भी लिख कर दे सकता है, कई बार इसके ना 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन के ना आगे लिख देगा सिस, तो फिर कंफ्यूज मत हो ना सर, कंफ्यूज मत हो ना।
इसके आगे क्या लिख देगा, इसका नाम लिखेगा, कह देगा लो भैया 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन। यहाँ पर इसके नाम के आगे लगा देगा ट्रांस। तो कंफ्यूज मत हो ना सर, यहाँ पर ट्रांस लगेगा तो गुट्टा पर्चा, सिस लगेगा तो नेचुरल रबर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। तो अब बात करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। एट दी एंड मैं आपको समराइज़ कर दूं, क्योंकि मैंने देखे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो फिर थोड़ा सा यार मुझे अजीब सा लगता है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया तो यहाँ पर सब कुछ, बट यहाँ पर फिर से बच्चा कंफ्यूज क्यों हो जाता है, समझो यहाँ पर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो नाम ही कुछ ऐसे हैं सर कंफ्यूज होने वाले, तो क्या ही करोगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस ही आपको कुछ कर सकता है जो करेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि देखो क्लोरोप्रीन था, अब क्लोरोप्रीन से जो बना वो नियोप्रीन बना। तो देखो यहाँ पर दिमाग में रख लो, क्लोरोप्रीन से, तीसरा भी एग्जाम्पल मैं यही लिख दे रहा हूँ। तो क्लोरोप्रीन से आपने क्या बनाया सर, यहाँ देख लो ध्यान से, क्लोरोप्रीन से आपने क्या बनाया, नियोप्रीन बनाया। ठीक है, भूलना मत, क्लोरोप्रीन से आपने क्या बनाया, नियोप्रीन बनाया। और ये क्लोरोप्रीन से जो नियोप्रीन बनाया ना सर, ये भी एक सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है, ये भी एक सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है। अब याद रखना, ये तो भैया जो यहाँ लिख रखा है ये मोनोमर था, तो पेपर में पूछेगा भैया, कंफ्यूज मत हो ना। तो यहाँ पर मोनोमर मेरे ये, और ये जो है ना ये क्या है, ये है पॉलीमर। ठीक है सर, समझ में आया। अब मज़े की बात सुनो, अभी आपने देखा कि यहाँ सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट बार बार रिपीट कर रहा। जब सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट बार बार रिपीट करता और एक स्ट्रक्चर्स की, मैक्रो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशंस करेगा, जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। हमने कि जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स बार बार रिपीट करता है, तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे हमारे पास, ये भी सीस आइसोप्रीन, ट्रांस आइसोप्रीन या क्लोरोप्रीन, सारे ही क्या थे, होमोपॉलीमर थे। क्या थे सर, ये क्या थे, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, स्टार्टिंग मैंने बताया ना, होमोपॉलीमर्स और ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ या सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्रीन बार बार रिपीट कर रहा था, बार बार रिपीट करने से एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनी, एक मैक्रो स्ट्रक्चर्स बनी। उस मैक्रो स्ट्रक्चर्स को ही सर हम लोग होमोपॉलीमर करेंगे, यहाँ सेम टाइप ऑफ मोनोमर है। अब और भी एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा ना। जो मेरे पास नेक्स्ट पॉलीमर है सर, वो ब्यूना एस है। क्या है सर, ब्यूना, सर क्या है मेरे पास, बता दो जरा, ब्यूना एस। क्या है सर, ब्यूना एस। अब इसका मतलब समझना। अब ब्यूना एस में बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है पता है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो नाम में ना कुछ खास है, नाम लिखने के पीछे कुछ अलग ही इनकी तरकीब है। जिन्होंने लिखे भाई साहब बहुत ही प्यारा नाम बनाया है। तो ब्यूना एस, तो सबसे पहले यहाँ ब्यू का मतलब क्या है, ये जो ब्यूना दिख रहा है ना, ये ब्यूना, इस ब्यूना में ये जो बी यू है, इसका मतलब समझते हैं पहले। यहाँ पर बी यू का जो मतलब है, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये बी यू का जो मतलब है वो क्या है, ठीक है। ये बी यू का जो मतलब है ना सर, वो ब्यूटाडाइन है, 1,3, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन के लिए इस्तेमाल करा गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, एस का मतलब सर यहाँ पर है स्टाइरीन। स्टाइरीन बताया आपको, पता चला आपको सर। यहाँ पर देखो ब्यूटाडाइन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था ब्यूटाडाइन क्या होता है। यहाँ पर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, यही होता है 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइन। समझ में आता है यहाँ तक। स्टाइरीन क्या होता है सर, तो स्टाइरीन के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको क्या कम करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने कहा था, यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रिंग कनेक्ट होता है। क्या होता है,
बेंजीन रिंग कनेक्टेड होता है ऐसे। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इस बेंजीन वाले पार्ट को आप नीचे भी दिखा सकते हो, और इस जो बेंजीन वाले पार्ट है, जो फिनाइल पार्ट है, इस फिनाइल पार्ट को PH से भी लिख के दिखा सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आप PH लिख के भी दिखा सकते हो, या इसी के जगह पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आप C6H5 लिख कर भी दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस। क्या थे सर? ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस। तो कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पर सारी कन्फ्यूजन्स को कोशिश करी है मैंने आपको दूर करने की। तो आप यहाँ लिख कर दिखा दो, आप इस पार्ट को नीचे लिख कर दिखा दो, आप इस पार्ट को सर यहाँ लिख कर दिखा दो, इसको PH भी कह देते हैं, मतलब फिनाइल पार्ट बोलते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे लिख कर दिखा दो, सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, अब समझना स्टार्ट करते। ये था ब्यूना एस। ब्यूना एस में यहाँ पर Na का मतलब क्या है? यहाँ पर Na को देखो उन्होंने शॉर्ट में लिख रहा है, यहाँ पर Na का मतलब है सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम कैसे रिप्रेजेंट करते पता ना? कैपिटल N स्मॉल a से। समझ में आया? अब इसकी क्या कराना है, स्टार्ट करते हैं, पॉलीमराइजेशंस करते हैं। तो बहुत आसान है ना सर, बहुत आसान है। समझते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है यार, एक बार आपने समझ लिया ना, समझो सब कुछ हो गया। एक बार आपने समझ लिया, समझो सब कुछ हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है ना। ब्यूटा डाई मतलब ब्यूना एस का मतलब है ब्यूट 1,3 डाइन पहले लिखना है। ब्यूना एस का मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मतलब ब्यूट 1,3 डाइइन प्लस स्टाइरीन होता है। यहाँ पर इन दोनों को ही सोडियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं, सोडियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो हमने कहा कि जो बनता है वो क्या बनता है, ब्यूना एस बनता है, ब्यूना एस बनता है। अब हमने कहा कि जो ब्यूना एस बना, इसी को थोड़ा सा अच्छे से दिखा दो, समझ में दो कैसे करना है। पहले स्ट्रक्चर लिख दो यार इसको। देखो यहाँ पर लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है सर? स्टाइरीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर सब नीचे क्या लिख दो, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने कई स्ट्रक्चर बताया नीचे लिखने से ज़्यादा फायदे रहते हैं सर। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ तो करना ही नहीं है, अब तो पॉलीमराइजेशन करानी है। मतलब कि पॉलीमराइजेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना पॉलीमराइजेशन। अब सुनो यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा था कि जब कभी भी आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आए तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर जो आपके पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को, दोनों ही बॉन्ड को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट कर देना। अभी स्टार्टिंग बताया मैंने। तो और यहाँ वाले बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे, एक वैलेंसी इधर फ्री हो जाएगी, एक इधर फ्री हो जाएगी, और जब इधर फ्री होगी और इधर से इधर फ्री होगी, दोनों को आपस में कंबाइन कर दोगे। तो कोई समझ नहीं है, जरा देखो ध्यान से, छोटा सा लिख रहा हूँ देखना। तो पहली बात तो यहाँ से एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो CH2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, फिर CH, ठीक है, CH, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, CH2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर नीचे पार्ट में क्या होगा, नीचे वाले पार्ट में सर यहाँ पर बेंजीन रिंग कनेक्टेड होगा। आप बेंजीन रिंग भी दिखा सकते हो या C6H5 भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया ना C6H5 भी। यहाँ पर आपको पता दोनों ही साइड वैलेंसी फ्री हो रही, इधर भी और देखो ये इधर भी। बस हो गया, यही तो था मेरे पास। ये क्या है, ये क्या है सर, यही तो है जो हम बनाना चाह रहे थे। क्या, ब्यूना एस। दिस इज़ योर
प्यारा सा ब्यूना एस, दिस इज योर ब्यूना एस। अब ये ब्यूना एस की खासियत क्या है, यहाँ पर मजे की बात सुनो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करें, यहाँ पर देखो एक मोनोमर क्या था, ब्यूट 1,3 डाइन था, दूसरा स्टायरिन था, दोनों ही डिफरेंट थे कि नहीं थे, ऑब्वियसली डिफरेंट थे। जब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद क्या बना ले, पॉलीमर बना लें, तो सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर सेड टू बी कोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर। तो ये जो ब्यूना एस है ये क्या है सर, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो ये कैसा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्यूना एस क्या है सर, ब्यूना एस एडिशन पॉलीमर है, ऑब्वियसली है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को मैंने बताया कि एडिशन पॉलीमर को और किस नाम से जानते हैं, एडिशन पॉलीमर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसी, एसी मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो यहाँ पर इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये एडिशन पॉलीमर में भी कौन से टाइप का पॉलीमर है सर, तो एडिशन पॉलीमर में सर ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। कौन से टाइप का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर में ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। ये बात समझ में आई। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड विथ ईच अदर्स एंड फॉर्म्स अ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर सेड टू बी कोपॉलीमर्स। तो ये सब तो बातें मैंने स्टार्टिंग बताया, जब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, ये मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, देखो यहाँ एक टाइप का मोनोमर नहीं था, यहाँ एक अलग ही प्रकार का मोनोमर है। ये एक अलग मोनोमर है सर, और ये दूसरा एक अलग मोनोमर है। ये दोनों ही मोनोमर आपस में कंबाइन हुए और क्या बना लिए, कोपॉलीमर, या एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर बना लिए। समझ में आया? ये मोनोमर फर्स्ट था, ये मोनोमर, ये फर्स्ट मोनोमर था, ये फर्स्ट मोनोमर था, और ये क्या था, ये था सेकंड मोनोमर। क्या था, सेकंड मोनोमर था। तो फर्स्ट मोनोमर था, ये सेकंड मोनोमर था, दोनों ही डिफरेंट मोनोमर थे भाई साहब, ये दोनों ही डिफरेंट टाइप मोनोमर थे। इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम के प्रेजेंस में, इसीलिए क्या बन गया, ये कोपॉलीमर बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रहता तो रख सकते हो यार, बाकी इतना वैसे पूछा गया नहीं है, भाई साहब पूछ लेगा तो फिर बैठे रह जाओगे, तो बैठना नहीं है सर। तो यहाँ पर दिमाग में रखना, जो ब्यूटाडाइन है ये 75% होता है, और ये जो स्टायरिन होता है 25% होता है। तो 75 का यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इन दोनों का रेशियो कितना होता है, ब्यूटाडाइन और स्टायरिन का, तो 75%, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना है, 25%, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 25 3 जा 75, तो 3:1 का रेशियो होता है, 3:1 का रेशियो होता है किसमें, मतलब कि 3 जो होते हैं हमारे पास, ये होते हैं ब्यूट 1,3 डाइन, और एक क्या होता है, स्टायरिन। ये बात समझ में आ गई सर। तो ये तो कोपॉलीमर समझ में आ गया, कोपॉलीमर क्यों है। एग्जाम्पल और लेते हैं, ये ब्यूना एस था, ये था ब्यूना एस, यहाँ पर एस का मतलब स्टायरिन, स्टायरिन क्या होता है सर यहाँ बताया, और ब्यू का मतलब क्या, बी का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब क्या था यहाँ पर, Na का मतलब सोडियम। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, बात करते हैं किसकी सर, बात करते हैं ब्यूना एन की। तो नेक्स्ट हमारे सामने देखो क्या है, ब्यूना एन। तो Bu का मतलब तो समझ में आता है, यहाँ पर Bu का मतलब क्या होता है, ये तो बात समझ में आ गया होगा। क्या होता है, ब्यूट 1,3 डाइइन, ये समझ में आ गया ना। यहाँ पर Na का मतलब क्या है, ठीक, पहले तो एक काम कर ले, कैपिटल N का मतलब समझते हैं। ठीक है, कैपिटल N में यहाँ पर N का मतलब क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। फोकस कहाँ करना है, नाइट्राइल के N पर। तो भाई साहब जिन्होंने बनाया ना, उन्होंने इस N को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया और एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। ठीक, और Na का मतलब तो पता है, स्मॉल n, और छोटा वाला जो A है, तो ये छोटू सा जो N है ना, इसको Na को क्या बोलेंगे, इसको सोडियम बोलेंगे, सोडियम। समझ में आता है। अब करना क्या है सर, अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपली ब्यूना एन में क्या करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ब्यूना एन में क्या करेंगे सर, यहाँ पर ब्यूट
ब्यूट 1,3 डाइइन, ये हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट 1,3 डाइन प्लस क्या हो जाएगा क्राइलोनाइट्राइल, एक क्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सर? यहाँ तक क्या लिखा है ब्यूट 1,3 डाइन में क्राइलोनाइट्राइल। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। ब्यूट 1,3 डाइन प्लस एक क्राइलोनाइट्राइल, इनको क्या करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करना सर, सोडियम के प्रेजेंस में इसको भी क्या कर देना, हीट कर देना। बनने वाली चीज़ को क्या कहेंगे, बनने वाली चीज़ जो होगी वो मेरे पास ब्यूना एन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या होगा, ब्यूना एन होगा। तो ये मेरे पास एक अलग मोनोमर है और ये मेरे पास एक अलग मोनोमर है। हमने किया दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा, कोपॉलीमर होगा। क्या होगा, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन हुए, कोपॉलीमर। अब कोपॉलीमर में भी कौन सा पॉलीमर सर, ये एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, किसी भी तरीके का बाई प्रोडक्ट का हमारे पास एलिमिनेशंस नहीं होता है, एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे ना कंडेंसेशन पॉलीमर, तो आपको और समझ में आएगा वहाँ पर डिफरेंस। देखो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देन आफ्टर मैं डिफरेंस बाद में लिखाऊंगा, सो दैट आपने देखे हैं और देखने के बाद आपने फील किया, देन आफ्टर मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं पहले ही सब कुछ लिख दूंगा, नहीं सर, जो आपने देखे हैं उसी का ही मैं आपको सारी बातें लिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने ब्यूट 1,3 डाइन देखा, ये यहाँ पर ये एडिशन पॉलीमर में आपके पास जो एग्जाम्पल है ये कोपॉलीमर का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था ना कि यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ, हम लोगों ने क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर देखे थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में देखे थे हमारे पास होमोपॉलीमर था, कोपॉलीमर था। होमोपॉलीमर में भैया सेम टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं, और कोपॉलीमर बोलो या फिर हेट्रोपॉलीमर बोलो, ये कोपॉलीमर को ही क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर जब आपस में कंबाइन, ये क्या था, ये मोनोमर थे, ये भी मोनोमर था, ये जो बना है ना ये ब्यूनाइन क्या है, ये पॉलीमर है सर, ये क्या है, ये पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर में कौन सा पॉलीमर, तो एडिशन पॉलीमर में हो कोपॉलीमर, एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, बस कंबाइन करना है सर, कुछ तो है ही नहीं ना यहाँ पर। जब कंबाइन करना है तो इसको कैसे लिख दें, सिंपली अभी बताया ना आपको क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है सर, एक्राइलोनाइट्राइल तो बताया ही नहीं ना, एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल कुछ नहीं होता सर, अभी हम लोगों ने जाना एक्राइलोनाइट्राइल को और किस नाम से जानते हैं, विनाइल साइनाइड के नाम से जानते हैं, ये विनाइल नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्मूला सर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सब कुछ देखना समझ में आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इतना पार्ट तो मेरा विनाइल होता है, और यहाँ पर क्या चिपकाना है सर, CN किसके लिए, साइनाइड या नाइट्राइल के लिए क्या लगाते हैं, CN। तो जो इतना पार्ट होता है ना, ये जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट विनाइल पार्ट कहलाता है। इतने पार्ट को हम लोग विनाइल कहते हैं। तो यहाँ पर CN लगाया तो विनाइल साइनाइड, अगर Cl लगाया होता तो विनाइल क्लोराइड, अगर OH लगाया होता मैंने तो विनाइल एल्कोहल हो जाता। तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको। यहाँ पर मैंने कहा था कि इस जो विनाइल साइनाइड है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाले CN को मैं नीचे लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर CN को आप नीचे लिख लो सर या ऊपर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं CN को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये तो था मेरे पास ये वाला पार्ट, तो ये था, और ये इधर वाला पार्ट CN था। ठीक है सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब करना है कि इनको आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए बहुत आसान है यार, क्या करना है, यहाँ वाले बॉन्ड को मैंने बताया ना, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, और यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, जो वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, इनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ जब कनेक्ट करोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर इसको कंबाइन करोगे तो सिंगल बॉन्ड के साथ, कलर चेंज कर दूँ मैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास CN हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर CN, इधर भी एक वैलेंसी फ्री रहेगी। हमने कहा कि ये जो बनने वाला स्पीस होगा क्या होगा, ये बनने वाले स्पीस को क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कह देंगे सर, ब्यूना एन कहेंगे। अब यहाँ सुनना मेरी एक बात,
अब यहाँ सुनना सर, मुन्ना भैया, मुन्ना एक बात सुनो ज़रा, एक बात क्या सुननी है यहाँ पर कि ये जो बना है ना, यहाँ पर ये जो बना है ये ब्यूना एन बना है। ये क्या था मेरे पास, ब्यूट 1,3 डाइन था, और ये क्या था, एक्राइलोनाइट्राइल था। ये क्या था, एक्राइलोनाइट्राइल। ये ब्यूना जो हमारे पास ये आया ना, ब्यूना हमारे पास क्या है, ब्यूना एन जो है, ये ब्यूना एन, इस ब्यूना एन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग NBR भी कहते हैं, NBR। NBR का मतलब क्या हो गया सर, NBR कह देते हैं इसको। और ये जो हमारे पास आया ब्यूना एस, जो भी मैंने आपको ये दिखाया, इसको मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट आपके दिमाग में रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्यूना एस को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एस को हम लोग कह देते हैं SBR। SBR का मतलब क्या है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। समझ में आया कि ये रबर थे, सिंथेटिक रबर है। ब्यूना एस भी सिंथेटिक रबर है और ब्यूना एन भी क्या है, सिंथेटिक रबर है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, या एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं, इसको NBR कहते हैं, उसको SBR कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्यूना एन को NBR और ब्यूना एस को SBR। ये बात समझ में आया। ये जो हमारे पास ये है, ये क्या है, सिंथेटिक रबर है। कैसे रबर है सर, ये हमारे पास सिंथेटिक रबर है। ये बात समझ में आया, ये भी सिंथेटिक रबर था और ये भी क्या है हमारे पास, सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर है, ठीक है सर। तो ये तो था कोपॉलीमर, ये भी कोपॉलीमर था। ये भी कैसा था, ये था एडिशंस पॉलीमर, एडिशंस पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में भी कौन सा पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक मैक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, उस पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, कोपॉलीमर कहते हैं। तो ये था कोपॉलीमर। तो ये था हमारे पास पूरा पार्ट, जो था हमारे पास क्या था, ये पूरा पार्ट था हमारे पास एडिशंस पॉलीमर में। हम लोगों ने ये समझा कोपॉलीमर क्या होते हैं, होमोपॉलीमर क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।